हेलो एवरीवन, जोहार साथियों। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। अब तक आप मुझे स्टडी विद सूरज नाम के यूट्यूब चैनल पर देख पा रहे थे। अलग अलग तरह के कंटेंट मैं जहाँ पे उपलब्ध कराता था। जेपीएससी के भी कुछ कंटेंट मैंने वहाँ पे उपलब्ध कराए थे। आज का यह वीडियो डेडिकेटेड है जेपीएससी मेंस में जो पेपर 2 है उसमें नागपुरी सेक्शन के आधारित। आप सभी लोगों को पता है कि जेपीएससी का जो एग्ज़ाम है, जेपीएससी सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है, उसमें पीटी के बाद मेंस आयोजित किया जाता है और किसी भी सिविल सेवा परीक्षा को पास करने के लिए आपको पहले मेंस जो है वो क्वालिफाई करना होता है पीटी के बाद, और मेंस में बेहतरीन स्कोर करके ही जो है आप सिविल सर्विसेज की पूरी प्रिपरेशन को करते हैं। जेपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा की बात करते हैं तो इसमें मेंस में कुल 6 पेपर होते हैं। 6 पेपर में आप सभी लोगों को पता है कि क्या क्या पेपर होता है। तैयारी स्टार्ट करने से पहले हर इंसान पहले सिलेबस देखता है। 6 पेपरों में सबसे पहला पेपर होता है हिंदी और इंग्लिश का, जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और दूसरे पेपर में होता है रीजनल लैंग्वेज या फिर ट्राइबल लैंग्वेज आधारित पेपर, जिसमें नागपुरी, खोरठा, पंचपरगनिया, संथाली, हो इत्यादि भाषाओं का जो है समावेशन मिलता है। और इनमें से आपको कोई एक भाषा में अपनी परीक्षा देनी होती है। साथ ही साथ यह जो परीक्षा होती है ये उसी भाषा के लिखने के तरीके पर आधारित होता है। डेट मीन्स अगर आपको खोरठा लिए हैं तो आपको खोरठा में लिखना पड़ेगा, नागपुरी लिए हैं तो आपको नागपुरी में, हो लिए हैं तो हो में, संथाली लिए हैं तो संथाली में। इस तरीके से उसी भाषा पर आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। यदि आप नागपुरी बोलते हैं तो नागपुरी अच्छे से बोलनी भी आनी चाहिए और साथ ही साथ लिखने भी आने चाहिए। बोलने के साथ साथ लिखने में भी जो तरीका है वो सही होना चाहिए, तभी आपको बेहतरीन मार्क्स मिलेंगे और आप 90 से 120 के बीच स्कोर कर पाएंगे। अन्यथा उससे जो मार्क्स है वो कम ही आएगा। ठीक है। एक और बड़ी समस्या होती है कि ऐसा माना जाता है कि नागपुरी में कम ही मार्क्स दिए जाते हैं और ये पारंपरिक रूप से चल रहा है, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं 2016 वाली जेपीएससी से पहले बहुत अच्छा नागपुरी का कंडीशन था और बहुत से लोग जो है नागपुरी के थ्रू ही जेपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा पास किए। लेकिन कारण इधर जो भी रहा हो, हमें उम्मीद है कि नागपुरी की जो स्थिति है उसमें सुधार आएगा। और एक सबसे बड़ी समस्या जो लिखने की प्रैक्टिस की होती है, आप लोग पढ़ते तो हैं लेकिन उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक रहता है या फिर सही तरीके से सही वर्ड नहीं डालने से फिर वह भाषा कोई और भाषा की तरह लगने लगता है। मगही, भोजपुरी इत्यादि जो है उस टाइप की भाषा जो है मिक्स होने का प्रतीत होने लगता है। इसके वजह से भी मार्क्स कम आते हैं और एक सबसे बड़ी वजह मुझे लगता है वो है राइटिंग प्रैक्टिस। तो इसका भी सॉल्यूशन इसी चैनल पर आपको मिलेगा, कैसे लिखना है। टेस्ट सीरीज वगैरह जो भी कुछ रहेगा वो फ्यूचर में, अभी तो फिलहाल नहीं, फ्यूचर में जो भी आएगा वो सभी जानकारियाँ आप लोगों को इसी वीडियो में दी जाएंगी। आज जो है सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं नागपुरी के सिलेबस में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक व्याकरण की, उसके बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ एक पूरा सिलेबस का ओवरव्यू लेंगे। डिटेल में हर सिलेबस के जो पोर्शन है उसकी बात नहीं करेंगे। आज एक सेक्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं और आने वाले वीडियोस में आप लोग देख पाएंगे कि पूरे सिलेबस को पहले हम लोग अच्छे से समझेंगे, फिर उसकी तैयारी जो है हम लोग डिटेल में करेंगे। साथ ही साथ ये भी बता दूँ कि आप जो है प्रॉपर एक कॉपी रखेंगे ताकि आपको नागपुरी लिखने में और उसे बाद में ढूंढने में समस्या नहीं होगी। मैं खुद एक एस्पिरेंट कभी रह चुका हूँ, तो इसलिए मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि परीक्षा के समय ज़रूरत क्या होता है। परीक्षा के समय आपको एक चाहिए बेहतरीन नोट्स जो आपका खुद बना हो, अन्यथा आप दूसरे के नोट्स में पहले तो ये चीज़ ढूंढते रह जाएंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है। आपका खुद का नोट्स बना होगा तो बेहतरीन तरीके से आप अपनी रिविज़न भी कर पाएंगे और सही तरीके से उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं नागपुरी। ठीक है, नागपुरी में जो जेपीएससी पेपर 2 आधारित है। ठीक है, और ये पेपर 2 क्या होता है तो रीजनल लैंग्वेज या फिर आपका ट्राइबल लैंग्वेज आधारित होता है। ठीक है, और ये आपका कुल 150 मार्क्स का होता है, ये भी ध्यान रखना है।
150 मार्क्स के होते हैं। नागपुरी के क्वेश्चन 2 सेक्शंस में डिवाइड होते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और आमतौर पर अभी तक जैसा पैटर्न रहा है, इसमें 7 मार्क्स के और 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखने हैं। 7 मार्क्स के क्वेश्चन थोड़े शॉर्ट होते हैं और 20 मार्क्स के क्वेश्चन ये लॉन्ग टाइप में आते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका थोड़ा सा ओवरव्यू। यहाँ पे ये है नागपुरी में क्वेश्चन पूछने का तरीका, और ये जो है ये कैसे पेपर 2 जो है उसका पैटर्न है नागपुरी के में, नागपुरी लैंग्वेज का और साथ ही साथ बाकी ट्राइबल लैंग्वेज का जेपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है मेंस के लिए, इसके बारे में। तो ये चीज़ें आप लोगों को अभी तक समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग फोकस करते हैं नागपुरी के ऊपर। काफ़ी आराम से चीज़ों को समझेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, ताकि आप लोगों को सही तरीके से जो है सभी चीज़ें समझ में आ जाए। और आप लोग अगर शुरू से ही नागपुरी पढ़ेंगे तो बाद में उतनी समस्या भी नहीं आएगी, जितनी आप हड़बड़ी में पढ़ने की कोशिश करते हैं और फिर सही तरीके से उसको जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम लोग नागपुरी के सिलेबस की बात करें, तो नागपुरी के पूरे सिलेबस को 2 खंड में बांटा गया है, ये ध्यान रखना है। और इन 2 खंडों को टोटल क से ज तक बांटा गया है, अलग अलग भागों में। क से ज तक अलग अलग भागों में बांटा गया है। क जो पोर्शन है इसमें नागपुरी भाषा, अभी मैं हिंदी लिख रहा हूँ, ठीक है। जब एक्चुअल में ये चीज़ें हम लोग डील करेंगे तो नागपुरी में ही मैं लिखूँगा, क्योंकि नागपुरी लिखना महत्वपूर्ण है, ठीक है। हिंदी में पढ़ना अलग बात है, और फिर नागपुरी में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, नागपुरी भाषा को पढ़ना और नागपुरी भाषा में लिखना, वो दूसरी बात होती है। तो सिलेबस और साथ ही साथ जो क्वेश्चन है वो नागपुरी भाषा के अकॉर्डिंग है, ठीक है, ना कि हिंदी भाषा के अकॉर्डिंग। अभी मैं ये हिंदी भाषा लिख रहा हूँ, ठीक है। नागपुरी भाषा का उद्भव और विकास, ये पढ़ना है। और उसके बाद पढ़ना है आपको नागपुरी भाषा की विशेषताएं। नागपुरी भाषा की विशेषताएं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे पढ़ना है व्याकरण। देखिए मैं हिंदी लिख रहा हूँ, इसीलिए अगर इसे नागपुरी में लिखा जाता तो ये ऐसा लिखा जाना था, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। और व्याकरण में ही, व्याकरण का भी एक अंश है इसमें, वाक्य संरचना एवं भेद, वाक्य के भेद। और एक पोर्शन है देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास तथा विशेषताएं। देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास। देवनागरी लिपि क्यों पढ़ना महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो नागपुरी है यह देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। हालांकि इसमें कुछ नागपुरी में मॉडिफिकेशन आगे चल के हुए हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा नागपुरी का अभी तक मानकीकरण नहीं हुआ है, ठीक है। क्या नहीं हुआ है? मानकीकरण। तो मान चल के ये मानने को मिलता है कि नागपुरी में आप कुछ भी लिखें, ठीक है, उसके कुछ एक मानक अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं है। तो आप कुल मिलाकर एक ऐसा भाषा लिखने का कोशिश करते हैं जो उच्चारण, नागपुरी के उच्चारण के अकॉर्डिंग सही हो, और उनमें उन्हीं वर्णों का प्रयोग किया जाए जो आमतौर पर जो विद्वान हैं वो सुझाए हैं, चाहे वो पीटर शांति नौरंगी जी हों या फिर दूसरे जो विद्वान हैं योगेंद्र नाथ तिवारी हों या फिर जो गोस्वामी जी हैं श्रवण कुमार गोस्वामी जी, ये जो हैं
सुझाए हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग लिखने का कुछ प्रयास करते हैं, और जो चीज़ें स्पष्ट रूप से हैं उनका तो हम लोग उपयोग करते ही हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। मानकीकरण अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है, तो कोई परफेक्टली नहीं कह सकता कि कौन सा वर्ड किस तरीके से लिखा जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो देवनागरी का लिपि जो है, जिसमें हम लोग पूरा नागपुरी लिखते हैं, उसका उद्भव और विकास भी पढ़ना है। यहाँ पे हम लोग प्रमुख रूप से डिस्कस करने वाले हैं आज इसके बारे में, व्याकरण और वाक्य संरचना एवं भेद। ये एक्चुअल में इसी व्याकरण का एक अंश है, महत्वपूर्ण अंश है, लेकिन जो सिलेबस है, नागपुरी का जो सिलेबस है, उसमें इस चीज़ को थोड़ा सा अलग से दे दिया गया है। साथ ही साथ नागपुरी भाषा का उद्भव एवं विकास तो पढ़ना ही है, और नागपुरी भाषा की विशेषताएं, अगर आप नागपुरी भाषा पढ़ रहे हैं, नागपुरी जेपीएससी के अकॉर्डिंग देने वाले हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको इसकी विशेषताएं तो पता रहनी ही चाहिए, जो हम लोग आगे चल के डिस्कस भी करेंगे। तो चलिए अभी हम लोग फिलहाल चर्चा करेंगे नागपुरी का जो व्याकरण सेक्शन है उसके बारे में, और इसकी मैं किताबें भी आप लोगों को भी बताऊंगा कि कौन सी किताबें आप लोगों को पढ़नी है, और इसके साथ ही साथ आपको कैसे इसकी तैयारी प्रॉपर वे से करनी है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आमतौर पर पूछे ही जाते हैं। और जो 2 सेक्शन होता है क्वेश्चन का, उसमें सेक्शन 1 में इससे 3 से 4 प्रश्न जो है 7 नंबर वाले होते हैं, जिनमें से आपको कम से कम 2 या 3 तो एनी हाउ बनाना ही पड़ेगा, तभी आप पूरा सेक्शन को कंप्लीट कर पाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं नागपुरी व्याकरण। और सबसे कम जो है क्लियरिटी इसी पे हो पाती है, नागपुरी व्याकरण पे, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आप लोगों को नागपुरी व्याकरण के बारे में ही बताऊं, कैसे इसको लिखना है। बच्चे क्या करते हैं, नागपुरी देखे, नागपुरी व्याकरण देखे, संज्ञा देखे, बस लिखना शुरू कर दी। नागपुरी या फिर किसी भी सब्जेक्ट में आप अगर जेपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो आंसर है वो 3 सेक्शन में कम से कम डिवाइड होना चाहिए। आंसर जो है कम से कम 3 सेक्शन में आपका डिवाइड होना चाहिए। आपका आंसर में इंट्रोडक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, फिर बॉडी पार्ट जो आप बीच में प्रमुख अंश लिखेंगे वो महत्वपूर्ण पार्ट है, और फिर कंक्लूजन। ये 3 चीज़ें होनी ही चाहिए। और व्याकरण में, नागपुरी का व्याकरण हो, किसी का भी व्याकरण हो, व्याकरण में भी ये 3 चीज़ें होनी ही चाहिए। इसका इंट्रोडक्शन क्वेश्चन का, बॉडी पार्ट, और उसके आधार पे कंक्लूजन। तो व्याकरण में भी ये चीज़ महत्वपूर्ण है। बच्चे सबसे पहले गलती यही करते हैं कि जो व्याकरण है उसमें कैसे अपना इंट्रोडक्शन लिखे और कंक्लूजन कैसे लिखे, इस चीज़ में अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी अभी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, बाकी जब कंप्लीट कोर्स जो रहेगा उसमें हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो नागपुरी व्याकरण, जैसा कि आप सभी को पता है, व्याकरण किसी भी भाषा को लिखने के लिए एक महत्वपूर्ण तरीके से हम लोगों को विधि देता है व्याकरण, और साथ ही साथ इसमें हम लोग ध्वनि और इसके आधार पर वर्ण, वर्णों के आधार पर शब्द, और शब्द के आधार पर वाक्य का निर्माण करते हैं। और ये वाक्य के भेद और वाक्य तो पढ़ना ही है नागपुरी में, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ध्वनि से बनने वाले वर्ण, क्योंकि किसी भी भाषा का जब उद्भव होता है, स्टार्ट होता है, तो उसमें ध्वनि महत्वपूर्ण होती है। लोग किस तरीके से बात करते हैं, उन्हीं ध्वनियों को जब जो है लिख कर बताया जाता है, तो फिर वर्णों की रचना होती है। और वर्ण, जैसा कि आपको पता है, हिंदी में जो है वर्ण जो है हिंदी में स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण ये होता है, ठीक है। नागपुरी में भी कुछ इसी तरीके का मिलता है, कुछ अलग क्लासिफिकेशन भी 1-2 किए हुए हैं, उनको प्रयोग करना, नहीं प्रयोग करना, ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग जब स्टार्ट करेंगे व्याकरण पढ़ना तो देखेंगे। आज हम लोग सिर्फ व्याकरण का थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं। तो व्याकरण में, नागपुरी व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है, तो वर्ण तो पढ़ना ही है, वाक्य पढ़ना है, और शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, तो
आप सभी को पता होगा जब हम लोग शब्द की बात करते हैं तो संज्ञा, कोई शब्द क्या हो सकता है, संज्ञा हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है, या विशेषण हो सकता है, क्रिया विशेषण हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके के शब्द जो है वो देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ और क्या है, वचन, लिंग, ठीक है, फिर उपसर्ग, प्रत्यय, ये अलग सेक्शन है। उपसर्ग और प्रत्यय का, समास है। ठीक है, तो इस तरीके का जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती है। समास जो है ध्यान रखिएगा, ये जेपीएससी के सिलेबस में नहीं है तो इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। कारक है और अव्यय है। तो इस तरीके से जो है ये चीज़ें हम लोगों को नागपुरी में विशेष रूप से पढ़नी है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब ध्यान रखना है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, काल। काल आई थिंक मैंने छोड़ दिया, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा काल। काल को क्यों छोड़ा ये मैं बता देता हूँ। काल का बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत लंबा, बहुत लेंदी। इसके टाइप भी बहुत सारे हैं। ठीक है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, ठीक है ना, भविष्य काल। इसमें क्या होता है कि डिवीज़न बहुत सारे हैं और नागपुरी में अगर आप लोग वाक्य को देखेंगे, इनके वाक्य को देखेंगे तो बहुत कम जो है समानता, मतलब बहुत कम अंतर दिखाई देगा। लगेगा कि वर्तमान काल के सभी जो टाइप्स हैं या फिर भूतकाल के सभी जो टाइप्स हैं उनके सेंटेंस में बहुत कम अंतर दिखाई देता है, जिसकी वजह से उसमें दिमाग ज़्यादा लगाना होता है। हो सकता है उसके उदाहरण लिखने में आप एग्जाम में गलती कर देंगे या फिर उसके डेफिनेशन लिखने में ही कोई कन्फ्यूजन छोड़ देंगे, तो इसमें गलतियों की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि काल को जो है बस पढ़ना है, ठीक है ना, ताकि आपको एक बेसिक जानकारी हो कि नागपुरी में शब्दों को कैसे काल के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है, डेट मीन्स वाक्य बनाया जाता है, ताकि आप जो वाक्य है वो शुद्ध रूप से लिख सके, सही रूप से लिख सके, ना कि इसको एग्जाम में लिख के इसके टाइप्स को लिख के आना है। बहुत लेंदी जो है इसका आंसर बनता है और इतना लेंदी आप नहीं लिख पाएंगे जेपीएससी के एग्ज़ाम में, क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। तो मैं ये कहता हूँ कि काल को जेपीएससी के मेंस आंसर राइटिंग में नहीं शामिल करना है। इसकी जानकारी आपको होना चाहिए, लेकिन इसको मेंस आंसर राइटिंग में इम्प्लीमेंट नहीं करना है अगर क्वेश्चन आ जाता है। हाँ, अगर सिर्फ बोले कि वर्तमान काल की चर्चा कीजिए या फिर भूतकाल की चर्चा कीजिए या फिर भविष्यत काल की चर्चा कीजिए तो फिर सोचा जा सकता है, लेकिन अगर एक क्वेश्चन आ जाए नागपुरी में काल की चर्चा करने, तो फिर इस क्वेश्चन को अवॉइड करना ही सबसे बेहतर विकल्प है। तो ये हो गया आपका नागपुरी का एक जो व्याकरण सेक्शन है उसका ओवरव्यू। और ध्यान रखिएगा, चाहे संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, वचन, लिंग, कारक, जो भी चीज़ें हैं उसको नागपुरी टच देना आवश्यक है। उदाहरण भी ऐसे होना चाहिए जो नागपुरी से ही लिए गए हों और नागपुरी में बहुत ही, नागपुरी भाषा क्षेत्र में या नागपुरी भाषा में एकदम क्लियरिटी दिखाई देता है। और साथ ही साथ एकदम ऐसा वर्ड होना चाहिए जो नागपुर के, मतलब छोटा नागपुर के जो नागपुरी भाषी क्षेत्र हैं उनमें एकदम फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है। ठीक है ना, जैसे डोभा, ठीक है ना, या जो डूभा, थारी, ठीक है ना, इस तरह का शब्दों को जो है आप लोग प्रयोग करेंगे संज्ञा में, या फिर इसी तरह का जो चीज़ें हैं वो मैं धीरे धीरे टॉपिक वाइज जो है आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे उसका प्रॉपर ड्राफ्टिंग करना है, प्रॉपर जो है अपने आंसर को लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया टॉपिक्स। अगर इनमें से कोई छोटा भी होगा तो हम लोग उसको जब डिटेल में नागपुरी पढ़ेंगे, नागपुरी व्याकरण पढ़ेंगे, तो उस समय कवर कर लेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि कौन सा किताब आप लोगों को पढ़ना है, तो किताब की भी मैं यहाँ पे चर्चा कर देता हूँ। ठीक है, किताब की बात करते हैं। नागपुरी की
तो ध्यान रखिएगा, टोटल आप लोगों को 3 किताबें की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। पहला है फादर पीटर शांति नौरंगी, ठीक है, फादर पीटर शांति नौरंगी जी का, किताबों के नाम भी मैं बता दूंगा। दूसरा है शकुंतला मिश्रा जी का, संपादन और उमेश नंतिवारी जी के द्वारा जो तैयार किया गया है। और तीसरा है वीरेंद्र महतो का नागपुरी व्याकरण, ठीक है। इनके गाइड वगैरह भी आते हैं वीरेंद्र महतो जी का, वो नहीं लेना है, नागपुरी का व्याकरण लेना है, ठीक है। इनका जो किताब है वो है नागपुरी सदानी बोली, नागपुरी सदानी बोली का व्याकरण, ठीक है। तो ये जो किताबें हैं ये आप लोगों को लेनी है। इसका जो पूरा नाम है वो मैं एक बार आप लोगों को अच्छे से बता देता हूँ। तो कुल मिलाकर यही जो किताबें हैं ये आप लोगों को लेनी है। ये 3 किताबें जो हैं महत्वपूर्ण रूप से आपको प्रयोग करनी है नागपुरी का जो व्याकरण है उसको पढ़ने के लिए। हालांकि इसका जो नोट्स है ये भी आप लोगों को मिल जाएगा आगे आने वाले समय में, ठीक है। क्या कुछ उसका प्रोसेस होगा ये मैं बता दूंगा, लेकिन फ़िलहाल आप इतना समझिए कि नागपुरी व्याकरण के लिए आप लोगों को ये जो 3 किताबें हैं ये पढ़नी होगी और तीनों किताबों का समावेशन आपको अपने आंसर में करना होगा। साथ ही साथ जब आप कोई भी चीज़ें लिखते हैं तो उसका उदाहरण, चाहे संज्ञा लिखे, सर्वनाम लिखे, जो भी लिखे, उसका उदाहरण आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए और उदाहरणों को एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। उदाहरण को समझाना, एक्सप्लेन करना भी आप लोगों को अपने आंसर में करना होगा, अदरवाइज उसमें सही मार्क्स आप लोगों को नहीं मिल पाएगा। यही चीज़ मैं धीरे धीरे जो है क्लास के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा कि उदाहरण को कैसे एक्सप्लेन करना है या फिर अपने आंसर को कैसे अच्छा बनाना है, इंट्रोडक्शन कैसे सेट करना है, बॉडी पार्ट कैसे सेट करना है, कंक्लूजन। नागपुरी व्याकरण में जैसे संज्ञा आ गया तो उसमें कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे और इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इसमें हम लोग मेनली नागपुरी का जेपीएससी के ऊपर इंट्रोडक्शन एक देख लिए और नागपुरी व्याकरण की कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई, क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं और क्या आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को नागपुरी के अनुसार बताई है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले समय में नागपुरी रिलेटेड या फिर जेपीएससी या फिर किसी भी एग्ज़ाम, डेट मीन्स पीसीएस लेवल के तो एग्ज़ाम मैं कवर करूँगा ही, कुछ महत्वपूर्ण एग्ज़ाम अगर वो झारखंड में होते हैं या फिर कहीं भी होते हैं जहाँ पे एक डिटेल्ड स्टडी की ज़रूरत पड़ती है, तो उस पर मैं अपनी वीडियो लाऊंगा आने वाले समय में। और आगे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को बहुत सारे अपडेट, बहुत सारे फ़ायदे जो है आपके काम के मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, जो एग्ज़ाम रिलेटेड महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं मैं वही डिस्कस करूँगा इस चैनल पे, इसीलिए मैंने ये खास डेडिकेटेड चैनल बनाया है। अदरवाइज जो है उसी चैनल पे मैं ये चीज़ें ला सकता डेडिकेटेड रूप से, लेकिन एक ख़ास जगह की ज़रूरत होती है जहाँ पे उस तरह का ही कंटेंट मिले। तो मेरा प्रयास है कि आने वाले समय में आप लोग जेपीएससी की जो तैयारी है उसमें अपनी ध्यान देने के लिए इस चैनल का बहुत ज़्यादा प्रयोग करने वाले हैं और आपको कंटेंट एग्ज़ाम रिलेटेड या एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही मिलेगा और जिसको आप लोग इम्प्लीमेंट कर पाएँ एग्ज़ाम में, वही चीज़ें और उतनी ही चीज़ें आप लोगों को बताई जाएगी। क्या होता है कि जब आप मतलब कि किसी इंस्टीट्यूट या किसी दूसरे जगह में पढ़ते हैं तो क्या होता है, आप लोगों को इतना ज़्यादा लंबा चीज़ें दे दिया जाता है, इतना मोटा मोटा जो है किताब दे दिया जाता है या फिर नोट्स दे दिया जाता है, वो इम्प्लीमेंट आप नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो एक प्रिसाइज्ड वे में तैयारी करना बहुत आवश्यक है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। आप अगर जीएस के भी आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो क्या इम्प्लीमेंट आप कर सकते हैं, क्या छोड़ना चाहिए और उदाहरण कहाँ से लेना चाहिए, करेंट अफेयर्स कैसे इंप्लीमेंट करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए मेरे पास है।
और एक लंबा अनुभव भी रहा है इस फील्ड में, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें मैं आप लोगों से आने वाले वीडियोज़ में शेयर करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।